हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल देवांश कोचिंग सेंटर पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथ के सारे सूत्र, जो कि आपको एक PDF के रूप में मिलेंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले हमारा है चैप्टर नंबर 1 के वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर। जो हमारी वास्तविक संख्याएं रियल नंबर होती हैं, वो क्या होती हैं? हमारी दो तरीके से हम दे रखी हैं हमारे उसमें, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिसे p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय जिन्हें p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते। अब उसके बाद हमारे पास आता है पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होते हैं? देखो, पूर्णांक हमारे 0 से 1 2 3 इधर को चलते हैं, और इधर को -1 -2 और -3, ऐसे जो हमारे लिखे हुए होते हैं ये हमारे होते हैं पूर्णांक। अब पूर्णांक हमारे दो तरीके से हो गए, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। अब उसके बाद में आती हैं पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0 से 1 2 3 4 5 6 7 जो होती हैं वो हमारी होती हैं पूर्ण संख्याएं। अब आती हैं उसके बाद प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जो हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चलती हैं, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अगला आता है अब हमारा वास्तविक संख्याएं, यानी कि अब हम इसके कुछ फॉर्मूलों के बारे में बात करेंगे। देखो, इसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, जैसे कि जो हमारा √3, ऐसा √2 भी आ सकता है, √3 भी आ सकता है, √5 भी आ सकता है, या 3 प्लस का 2√5 भी आ सकता है। ये जो है पूछा जाता है कि ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, तो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और नंबर 2 पर पूछा जाता है कि सहअभाज्य क्या होती है? क्या होती है? सहअभाज्य। सहअभाज्य क्या होता है? यानी कि सहअभाज्य होता है जिसका HCF कितना होता है? 1 होता है, वो हमारा क्या होता है? सहअभाज्य। जैसे कि एग्जाम्पल दे सकते हैं 8 और 25, ये हमारे क्या है? सहअभाज्य संख्या है। उसके बाद में नंबर 3 पर आता है हमारा कि मासा। मासा गुणा लासा बराबर होता है वो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के। ठीक है, और यही हमारे पहले चैप्टर में इतना ही यूज किया जाता है, यही फॉर्मूले हमारे लगते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बहुपद। अब बहुपद में हमारा क्या होता है? देखो, सबसे पहले बहुपद में हमारे जो आते हैं वो होता है शून्यांक याद करने। क्या देता है? शून्यांक। शून्यांक याद करने के लिए बोलता है। अब शून्यांक याद करने हैं, और यह बोलेगा कि जो गुणनखंड विधि, क्या बोलेगा? गुणनखंड विधि। अब देखो, जब भी हमें शून्यांक निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? जो हमारा बहुपद होता है उसे 0 के बराबर रख देते हैं। ठीक है, और हमारा होता क्या है बहुपद? ax² प्लस का bx प्लस का c, ये हमारा क्या होता है? बहुपद होता है। ठीक, अब फॉर्मूला क्या आता है? शून्यांकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। ये शून्यांकों का योग होता है, ये क्या होता है हमारा? x अपॉन x², लेकिन किस चीज का? माइनस का, या इसकी जगह तुम लिख सकते हो माइनस का b अपॉन a। ऐसी इसका होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्यांकों का गुणनफल। ये होता है हमारा अचर बटे अचर पद बटे x²। इसे बोल सकते हैं हम c अपॉन a। इसमें भी जो हमारे पास इतने ही फॉर्मूले हैं। आइए नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रेखीय समीकरण। अब देखो, इसमें क्या होता है? हमारे पास सबसे पहले आती है विस्थापन, क्या आती है? नहीं, विलोपन और प्रतिस्थापन विधि। विलोपन और प्रतिस्थापन विधि आती है। ठीक है, और दूसरा जिसमें तीसरे नंबर पर जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि संपाती। संपाती
प्रतिच्छेदी रेखा और समांतर रेखा। अब देखो इसे क्या है, जो हमारी ये होती है, ये होती है हमारी एक दिशा में चलने वाली, आगे भी पीछे भी, तो ये होती है हमारी समपाती। अगर जो यू कर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, ये होती है हमारी प्रतिच्छेदित रेखाएं। और जो बराबर चलती हैं, ये हमारी क्या होती हैं, समांतर रेखाएं। अगर इसके लिए हम निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, और ये कैसे होती है, संगत। अगर इस वाले को देखें तो इसमें क्या आता है, A1/A2 नॉट इक्वल होता है ये B1/B2 के, यानी ये बराबर नहीं होगा। देखो इसके क्या होते हैं, इसके होते हैं अनेक हल। ठीक, इसके क्या होते हैं, अद्वितीय हल। और ये भी कैसा है, ये भी संगत है। और हमारा ये जो होता है, ये होता है हमारा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नॉट इक्वल C1/C2। और ये क्या होता है, इसका कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता है। और ये कैसे होता है, असंगत होता है, असंगत होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास इतने ही हैं, यही फॉर्मूला हमारे पूरे चैप्टर में काम करेंगे। अगला है हमारा द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में हमारा क्या है, हमारा सबसे पहले द्विघात समीकरण हमारी होती क्या, वो लिखते हैं हम। द्विघात समीकरण होती है हमारी x² प्लस का bx प्लस का c इजिकल टू 0, और इसी को हम व्यापक समीकरण भी बोलते हैं। यहाँ पे a जो होता है नॉट इक्वल टू होता है 0, यानी a 0 के बराबर नहीं होगा। और हमारा जो b होता है, ठीक है, b हमारा 0 हो सकता है, यानी कि b बराबर हमारा 0 हो सकता है। ठीक, ये हमारी द्विघात समीकरण हो गई। अब इसमें भी हम क्या लगाते हैं, इसमें हमारा क्या गुणनखंड विधि लगती है और सूत्र विधि लगती है। अब जो गुणनखंड विधि तो आपको पता ही है, अब हम इसमें सूत्र भी बताते हैं, यानी कि हमारा श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता है, हमारा श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² - 4ac अपॉन 2a। ये हमारा होता है श्रीधराचार्य का सूत्र। और इसका एक होता है विवितकर का सूत्र, क्या होता है विवितकर का, जो होता है हमारा b बराबर b² - के 4ac, ये हमारा विवितकर का सूत्र होता है। ठीक, अब इसमें एक पॉइंट और आता है कि अगर हमारा विवितकर बराबर होगा 0 के, तो मूल कैसे होंगे। ठीक है, तो मूल हमारे होते हैं वास्तविक। मूल कैसे होते हैं, वास्तविक और समान, वास्तविक व समान। और अगर d बड़ा है 0 से, तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक व असमान होंगे, वास्तविक होंगे और असमान होंगे। लेकिन अगर d छोटा है 0 से, यानी कि d हमारा क्या है, माइनस का है हमारा d, तो हमारा क्या होगा, जो हमारे मूल होंगे वो होंगे काल्पनिक, तो होंगे काल्पनिक। तो द्विघात समीकरण में हमारे यही सूत्र काम करेंगे, बस इतने सूत्र का यूज होगा हमारे द्विघात समीकरण में। आगे आते हैं समांतर श्रेणी, चैप्टर नंबर 5। अब समांतर श्रेणी में हम क्या करते हैं, समांतर श्रेणी को हम लिखते हैं AP। ठीक है, ये होता क्या है, A1, A2, A3, डैश 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 AN। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा D निकालते हैं हम, तो हमारी D होती है, इसे हम सर्वांतर बोलते हैं, A2 - A1। ठीक है, या कह सकते हो A3 - A2, यानी अपने अगले वाले में से पिछले वाले को घटा देंगे तो हमारे पास D निकल के आ जाएगा। और हमारा जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या होता है हमारा, A बराबर होता है A1। ठीक, और n बा पद,
अगर हमें n पद निकालना है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस का 1 और यहाँ लग जाता है टी। ये हम निकालते हैं n पद। चाहो तो इसका वैसे 5वां पद निकालना हो, मैं इसे एग्जाम्पल अगर हम समझें, अगर एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लो हमें निकालना है 5वां पद। अगर 5वां पद निकालना है हमें तो हम क्या लिखेंगे, a5 बराबर, ठीक है, a प्लस का 5 माइनस 1 और b, यानी कि a5 बराबर आ गया a प्लस का 4b। ठीक है, तो ऐसे हम इसका निकाल सकते हैं। अब हमारे पास ये हमने चीज़ तो निकाल ली, अब उसके बाद हमारे पास और आता है जो कि है हमारा n पदों का योग। अगर हम n पदों का योग निकालें तो हमारे लिए इसको फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस का 1 ब्रैकेट 1 t और बड़ा ब्रैकेट 1। ठीक है, ये हमारा क्या है, n पदों का योग निकालने का फॉर्मूला। लेकिन इस फॉर्मूले को हम एक छोटे तरीके से लिख सकते हैं, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस ए एन। ये हमारा जो ए एन होता है ये होता है हमारा अंतिम पद या nवां पद। अगर nवां पद या अंतिम पद दिया हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लाएंगे, वरना हम इस वाले फॉर्मूले से करेंगे। तो इस चैप्टर में बस इतना ही। अगला हम देखते हैं जो हमारा चैप्टर है त्रिभुज, यानी चैप्टर नंबर 6। अब इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है थेल्स प्रमेय। अब थेल्स प्रमेय क्या दे रखी है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। जैसे कि अगर मान लो एक हमारे पास ये त्रिभुज है, ठीक, इसे बोला ए, इसे बोला बी और इसे बोला सी। अब हमने क्या करा, एक रेखा और खींच दी जिसे बोला पी और क्यू। अब हम क्या बोलेंगे, जो हमने इसे खींचा है हम बोलेंगे जो हमारा ए पी है, ठीक है, और बटे में जो हमारा ए बी है वो बराबर होगा ए क्यू अपॉन ए सी के। कह सकते हैं कि ए पी है पी बी के बराबर बराबर ए क्यू बराबर, ठीक है, और ये हमारा हर बार 4 नंबर में जरूर आता है। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। इसमें क्या बोल रखा है, इसमें बोल रखा है दो त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं, जो हमारे दो त्रिभुज हैं वो समरूप होते हैं। कब होते हैं, जब उनके संगत कोण के हों, बराबर हों, या उनकी भुजाएं बराबर हों। जैसे कि अगर मान लो ये एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज ये है, अगर इनके ये दो कोण बराबर हैं, ये तीनों कोण, तो हमारे क्या होगा, त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। या ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, यानी तीनों भुजाएं जो होंगी बराबर होंगी, तो हमारे क्या होंगे, त्रिभुज समरूप होंगे। अगला है हमारा कि यदि दो त्रिभुज, क्या है, दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज, इसे बोल देता हम ए बी सी और इसे बोलते हैं पी क्यू आर। अब इन दोनों को हमने बोल दिया कि दो त्रिभुज हों के संगत कोण क्या हो, बराबर, यानी कि इनके जो संगत कोण है, ये वाला ये वाला ये वाला और ये, इनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो, तो उनकी भुजाएं भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। अब क्योंकि इनकी भुजाएं भी कैसे होंगी, एक ही अनुपात में। मतलब अगर हम बोले कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, और कोण सी बराबर है कोण आर के,
तो हम बोलेंगे ये कौन सी कसौटी हो गई, ए ए ए ए कसौटी से क्या होगा, जो इनकी भुजाएं हैं यानी कि ए बी बराबर हो गया पी क्यू के, और बी सी बराबर हो गया क्यू आर के, और ए सी हो गया बराबर पी आर के। ठीक है, अगला दे रखी है इसमें प्रमेय 6.4। तो देखो 6.4 में क्या दे रखा है, इसमें भी हमारे दो त्रिभुज दे रखे हैं, एक त्रिभुज 1 है और ये त्रिभुज 2 है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, ये भी ए बी सी, दोनों को हमने मान लिया। ऐसे कहते हो पी कह सकते हो, क्यू कह सकते हो और आर कह सकते हो। इसमें क्या बोला, ये 1 है, एक ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब हम क्या बोलेंगे कि हमारी जो भुजाएं जो हैं बराबर हैं, यानी कि ए बी बराबर है पी क्यू के, और बी सी बराबर है क्यू आर के, और ए सी बराबर है पी आर के। ठीक है, अगली हमें दे रखी है 6.5। तो ये 6.5 जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादातर पूछी जाती है। इसमें क्या बोला, इसमें हमें पहले दो त्रिभुज दे रखे हैं, एक त्रिभुज दे रखे हैं, पहले तो हम त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज ये आया और एक त्रिभुज ये आया, इसका हमने बोल दिया ए बी सी, और इसे बोल दिया पी क्यू आर, दोनों त्रिभुज बोल दिया। अब इसमें बोला है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण के बराबर हो, यानी कि ये वाला कोण बराबर है इस वाले कोण के, कह सकते हैं कोण ए बराबर है कोण पी के, तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो, यानी समान अनुपात में हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर। कह सकते हैं कि ए बी बराबर है पी क्यू के, और ए सी बराबर है पी आर के। तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा त्रिभुज है ए बी सी वो समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, अगला है हमारा निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक ज्यामिति में हमारा क्या होता है, इसमें कुछ हमारे फॉर्मूले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो देखो सबसे पहला फॉर्मूला है इसका बीच की दूरी का। हमारे पास दो बिंदु दे रखे होते हैं और बीच की दूरी निकालनी होती है हमें, बीच की दूरी। अब देखो बीच की दूरी के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, फॉर्मूला होता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारा आता क्या, मात्रक आता है, यानी कि मात्रक हमारे बीच की दूरी का हो गया। नंबर 2 बोलता है ये कि अगर हमें क्या दे रखा हो, मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई के बीच की दूरी, यानी मूल बिंदु दे रखे हैं, मूल बिंदु से, ठीक है, मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी। अब एक्स वाई की दूरी के लिए हम क्या कहते हैं, अंडर रूट लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ये भी हमारा क्या होता है, मात्रक। नंबर 3 है माध्य बिंदु, माध्य बिंदु। अब माध्य बिंदु के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारा x1 प्लस का x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हमारा क्या है, मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला है। नंबर 4 आता है हमारा, नंबर 4 पर है विभाजन बिंदु। क्या है, विभाजन बिंदु। अब विभाजन बिंदु के लिए हमारे पास फॉर्मूला लगता है m x1 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n कोमा m y2 प्लस n x1
अपॉन m प्लस का n। ये हमारा क्या विभाजन सूत्र है। अब देखो इसमें एक चीज है जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हमें बार बार पूछी जाती है। मैं इसका आपको कलर चेंज करके बताता हूँ। देखो इसमें क्या है, इसे डाल लेना इम्पोर्टेंट। इसमें है x अक्ष से बिंदु की दूरी। जो x अक्ष से बिंदु की दूरी होती है वो क्या होती है तो हमारी 40 यानी कि y। और हमारी y अक्ष से बिंदु की दूरी, जो y अक्ष से बिंदु की दूरी होती है वो हमारी क्या होती है, भुजा, यानी कि x। ठीक है। अगला आता है हमारा त्रिकोणमिति का परिचय। अब देखो त्रिकोणमिति का परिचय में आपको क्या करना होगा। त्रिकोणमिति का परिचय में आपको कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा फॉर्मूला आता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या आता है, सबसे पहला फॉर्मूला हमारा पाइथागोरस प्रमेय। और जो पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी वो क्या होती है, कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। अब देखो इसमें हमारा एक चीज और आता है जिसे हम बोलते हैं LAL बटे KA, यानी कि लाल बटे कक्का। देखो इसमें हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं साइन, यहाँ बोलेंगे कोस और इसे बोलेंगे टेन। ऐसे अगर इसका उल्टा करें तो जो नीचे वाला आता है वो आता है कोसेक, इसे बोलते हैं सेक और इसे बोलते हैं कोट। तो क्या होता है, अगर हमसे पूछेगा साइन क्या होता है तो हमारा साइन होता है L बटे के, कोस होता है A बटे, ये यहाँ के ही आएगा के ए, लाल बटे कक्का, A बटे के, और टेन होता है L बटे ए। अगर उल्टा करें कोसेक का पूछे तो K बटे एल हो गया, सेक का K बटे ए हो गया और कोट का A बटे एल हो गया। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हम कुछ इन साइन को तोड़ते हैं, साइन कोस को। अगर हम इन्हें तोड़े, देखो साइन जो हमारा टूटता होता 1 कोसेक में, कोस टूटता हमारा 1 सेक में, ठीक, और टेन टूटता है हमारा 1 कोट में। ऐसे ही कोसेक जो टूटता है हमारा 1 साइन में टूटता, ठीक, और सेक टूटता 1 कोस में, और कोट टूटता है हमारा 1/10 में। लेकिन क्या होता है, हमारे टेन के और कोट के दो अलग होते हैं जिन्हें मैं अलग लिख देता हूँ। जो हमारा टेन टूटता है वो एक में और टूट जाता है साइन अपॉन कोस में, और जो हमारा कोट होता है वो टूट जाता है कोस अपॉन साइन में। तो ये दो जो है अलग से टूट जाता है, वरना बाकी ऐसे ही टूटते हैं। अब हमारे जो ये है फॉर्मूले, हम इसके कुछ फॉर्मूले बना लेते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं साइन, ठीक है, थीटा बराबर होता है लंब बटे कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कण, और टेन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। ठीक है। ऐसे ही कोसेक थीटा बराबर होता है हमारा कण बटे लंब, और सेक थीटा बराबर होता है हमारा कण बटे आधार, और कोट थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे लंब। ठीक है। तो हमारा इतना ही है। आगे हमारा इसमें एक टेबल और है, उस टेबल को और देखते हैं हम। देखो टेबल में क्या है,
इसके मान हमें याद करने होते हैं और इससे क्वेश्चन हमारे 95% क्वेश्चन इसी से आते हैं। जैसे कि हमें क्या दे रहा होता है, सबसे पहले हमें यहाँ लिख के देता है वो, देखो मैं कलर चेंज करता हूँ, थीटा। अब इसमें आएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन्हें 3 डिग्री दे दी। यहाँ पे बोलेगा साइन थीटा, यानी कि साइन साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, और साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और साइन 60 का मान √3/2 होता है, और जो साइन 90 है उसका मान कितना होता है, 1 होता है। अब ऐसे हम अगर कोस पर आ जाए तो कोस ये उल्टा हो जाता है, यानी कि 1√3/2, और इसका तो 1/2 ही रहेगा अंडर रूट में, और ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0, यानी कोस क्या हो गया, इसका जस्ट उल्टा हो गया। अब यहीं से हमारा एक आ जाता है किसका, टेन का, टेन थीटा। तो देखो टेन में क्या होगा, ये हमारा 0 रहता है, और हमारा 30 को होता है 1/√3 हो जाएगा, 45 का मान 1 हो जाता है, और जो ये होता है हमारा 60 का √3 हो जाएगा, और इधर जो है हमारा ये हो जाएगा इन्फिनिटी, ये से बोलेंगे अपरिभाषित, क्या बोल देंगे, अपरिभाषित। इसी की तरह क्या आएगा, अब इसको हम कोट का लिख देते हैं क्योंकि कोट जस्ट इसका अपोजिट होगा। यहाँ आएगा इन्फिनिटी, यहाँ √3, यहाँ 1, यहाँ 1/√3, और यहाँ यानी कोट इसका जस्ट उल्टा हो गया। अब इसके लिए हम क्या कोसेक का लेते हैं, करते हैं कोसेक। इसमें क्या होता है, अपरिभाषित आता है 2, और फिर √2, फिर आता है 2√3, और यहाँ आ जाएगा 1। अब सेक जो होता है इसका उल्टा हो जाता है, सेक में क्या आता है, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2√3 आ जाएगा, यहाँ √2 का 2 रहेगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये क्या है, ये एक सारणी है या टेबल है जिसे आपको याद करना पड़ेगा। ये हमारा 95% इस चैप्टर के क्वेश्चन इसी से आते हैं, और जो हमारे 5% बचते हैं वो क्वेश्चन हमारे उन फॉर्मूलों से आते हैं। तो इन क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और हाँ, आपको इस चीज़ में भी, इसमें अभी एक चीज़ रह गई है जो मैं आपको बता देता हूँ, जिसे बोलते हैं सर्व समीका। मैं लिख देता हूँ, इस वाले में लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अगला इसका ये पहला है। दूसरा आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और जो इसका नंबर 3 है वो आता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी 3 सर्व समीकरण होती हैं। इनका भी यूज हमारा बहुत ज़्यादा होता है सवालों में, कह सकते हो 20% तो हमारा यहीं से बनते हैं सवाल। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है हमारे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे 2 तरीके के सवाल आते हैं। एक आता है उन्नयन और एक होता है अवनमन। मतलब हमें त्रिभुज दे रखे होंगे, ये हमें मतलब एक त्रिभुज दे रखा है, ये सपोज करो हमारे पास एक त्रिभुज है, ये हमारा पॉइंट है। ठीक है, और ये हमारी जो है दृष्टि रेखा है जिससे हम देखते हैं। देखो हम ऊपर को देख रहे हैं, देखो अगर हम ऊपर की साइड देख रहे हैं तो हमारा बनता है उन्नयन कोण। कौन सा बनता है, उन्नयन कोण बनता है। और एक हमारा होता है, अगर हम इसे यहाँ करें और इसको ऐसे लें और यहाँ देखें तो ये जो कोण बनेगा, देखो ये तो दृष्टि रेखा हो गई नीचे को देखने की, तो ये बनता है हमारा क्या, और देखो ये क्षैतिज रेखा है, इसके लिए आधार ये है और इसके लिए आधार ये है। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, अवनमन कोण। ठीक है, तो बस ये इन्हीं दो पर काम करता है, उन्नयन और अवनमन कोण पर। अगला आ गया हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, जो क्या है हमारा व्रत। अब देखो व्रत में क्या होता है, व्रत हमारे कुछ पॉइंटों पर काम करता है। जैसे कि अगर हम पहले देखें तो हमारे पास 3 स्थितियां हैं, ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर। इसमें पहले वाले में दे रखा है, देखो ये एक पॉइंट मान लेते हैं हम, यहाँ भी एक पॉइंट, यहाँ भी एक, क्योंकि बिंदु का एक पॉइंट होता है।
अगर ये रेखा बिंदु से बीच से जा रही है तो इसे बोलते हैं छेदक रेखा। क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। और अगर ये नीचे जा रही है तो इसको बोलते हैं, यानी कि बस सिर्फ टच होकर जा रही है, तो इसे बोलते हैं हम स्पर्श रेखा। और अगर ये बिल्कुल अलग जा रही है तो इसे बोलते हैं अप्रतिच्छेदित रेखा। क्या बोलते हैं? अप्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें और आते हैं वृत्त के, हमारे कुछ और दे रखे हैं कंडीशन। पहली कंडीशन दे रखी है इसने कि एक बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। हमारे पास देखो स्थिति है, पहली स्थिति है, दूसरी स्थिति है और तीसरी स्थिति है। देखो पहली स्थिति क्या है? वृत्त के अंदर से, यानी कि अंदर से बाहर की ओर खींची गई है सारी। अगर ऐसी अगर कोई रेखा खींची जाती है तो क्या है? ये स्पर्श रेखाएं नहीं है, ये स्पर्श रेखा की कैटेगरी में नहीं आती, यानी कि इसमें जीरो स्पर्श रेखा है। जो हमारी स्थिति 2 है, इसमें क्या है? वृत्त पर स्थित किसी बिंदु, जो वृत्त पर स्थित है किसी बिंदु से हमें खींच दिया गया, यानी मान लो इस बिंदु से हमने रेखा खींच दी है, तो ये क्या होगा? एक बिंदु से, तो यहाँ पर स्पर्श रेखा कितनी होगी? एक होगी। लेकिन अगर बाहर के किसी बिंदु से हम वृत्त पर रेखा खींचते हैं तो हमारी कितनी खींचती है? हमारी होती है 2। यानी कि अगर वृत्त के अंदर से हम रेखा खींचते हैं तो हमारी स्पर्श रेखा 0 होती है, वृत्त पर किसी बिंदु से खींचते हैं तो 1 होती है, और वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींचते हैं तो हमारी स्पर्श रेखा कितनी होती है? 2 होती है। ये क्वेश्चन जो है हमारे MCQ में पूछे जाते हैं ज्यादा से ज्यादा। अगला देखो, हमारे पास दे रखा है प्रमेय दे रखी है, प्रमेय 2 हमारे दे रखे हैं 10.1 10.2। इसमें क्या है? वृत्त के किसी, यानी वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के लंब पर लंब होती है। ठीक है। और दूसरा क्या दे रखा है? कि जो जो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अगर मान लो इस बिंदु से हम खींचे 2 रेखाएं तो ये बराबर होंगी। ठीक है। अगला है हमारा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अब देखो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल क्या होता है, इसको देख लो। अब देखो ये जो होता है, हम थोड़ा उससे देखते हैं। हमारे पास 2 वृत्त हैं, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया। अब देखो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से मैंने क्या करा? एक रेखा यहाँ खींच दी, एक रेखा यहाँ। ठीक। और अगर एक वृत्त ये है तो इसमें हमने यहाँ खींच दी। अगर देखो कोई ऐसे है तो इसे हम बोलते हैं लघु त्रिज्याखंड। क्या बोलते हैं? लघु त्रिज्याखंड। और इसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लघु वृत्ताखंड। ठीक है। इसे लघु त्रिज्याखंड, इसे वृत्ताखंड। अब देखो अगर हम त्रिज्याखंड के लिए फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या आता है? 0 थीटा अपॉन 360 गुणा पाई आर। ठीक है। लेकिन अगर चाप की लंबाई निकालनी है, किसकी निकालनी है? चाप की लंबाई। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है। या कह सकते हो थीटा अपॉन 180 गुणा पाई आर। ठीक। इसके फॉर्मूला देखो एक और होता है, जो हमारा क्या होता है? सम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 3/√3/4। ठीक है। इंटू भुजा। ठीक है। और जहां ये भुजा क्या है, इसे ये आर बोल सकते हैं, ये भुजा का काम करती है हमारी। उसके बाद हमारा नंबर 4 वाला है। 4 वाला क्या है? समकोण के लिए, समकोण त्रिभुज का है। अगर समकोण त्रिभुज का निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं? 1/2 आधार आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है। और ये हमारा अब यूपी बोर्ड में बहुत कम आता है, यानी कि आ ही नहीं रहा है, इस बार कटा हुआ है, बस हमारा यही आता है। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो हम कैसे लगाएंगे? तो देखो अगर हम देखें
हम एक सारणी बना लेते हैं। यहाँ लिखते हैं घन, यहाँ लिखते हैं घनाभ, यहाँ लिखते हैं बेलन, यहाँ लिखते हैं शंकु, ठीक, और यहाँ लिखते हैं गोला, और यहाँ लिखते हैं अर्धगोला। ठीक है, देखो यहाँ लिखेंगे हम वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ यहाँ आ गया संपूर्ण पृष्ठ, और यहाँ आ गया आयतन। तो देखो घन का जो हमारा वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 4a², घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a², और घन का आयतन होता है a³। ऐसे अगर घनाभ में आए तो आता है 2l प्लस का b और गुणा में h, और यहाँ देखे तो आता है 2lb प्लस bh प्लस hm, और यहाँ आता है l इंटू बी इंटू एच। अब अगर हम इसको देखें बेलन का, तो हमारा बेलन का जो होता है, बेलन का होता है 2πr/h, और ये होता है 2πr/h प्लस r, और ये आयतन जो होता है वो होता है πr²h। शंकु का होता है हमारा πrl, और इसमें क्या जाता है πrl प्लस का r, बराबर यहाँ क्या था 1/3 πr²h। यहीं पर अगर हम देखें तो अगला जो आता है, तो देखो एल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला भी होता है, एल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है l² बराबर h² प्लस r²। ये l², यानी त्रिज्या ऊंचाई का फॉर्मूला हो गया, अंडर रूट के अंदर लगाओगे तो शंकु की त्रिज्या ऊंचाई। अब देखो गोले के लिए क्या आता है, गोले के लिए हमारे पास गोले का वक्र पृष्ठ नहीं होता, संपूर्ण पृष्ठ होता है इसका संपूर्ण पृष्ठ का 4r², और इसका ये होता है 4/3 πr³। ऐसे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr², ये होता है 3πr², और यह होता है 2/3 πr। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल से, क्षेत्रफल और आयतन के फॉर्मूले हैं। अब देखो अगला चैप्टर है हमारा जो क्या है सांख्यिकी। क्या है? सांख्यिकी। तो सांख्यिकी में क्या होता है, इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं। जैसे सबसे पहला है माध्य निकालने का। माध्य का फॉर्मूला होता है हमारा x बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब इसमें क्या होता है, एक प्रत्यक्ष विधि होती है, ठीक है, और एक कल्पित विधि होती है। तो हमारी जो प्रत्यक्ष विधि होती है, प्रत्यक्ष विधि, वो हमारी होती है समेशन fx/n, जहां जो n है वो बराबर है समेशन f के। एक दूसरा क्या आता है, ये हो गया दूसरा, और तीसरा क्या है हमारा, तीसरा है कल्पित। जो कल्पित विधि होती है हमारी वो होती है a प्लस का समेशन fd/n। ठीक है, अब एक आता है नंबर 4 पद विचलन। क्या आता है? नंबर 4 पद विचलन। देखो पद विचलन क्या होती है, a प्लस समेशन fu/n गुणा, ये हमारी पद विचलन है। यहीं पर हमारा क्या आता है, एक आता है बहुलक। क्या आता है? बहुलक। तो देखो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक का फॉर्मूला होता है l प्लस ब्रैकेट में आ जाता है f1 माइनस f0 अपॉन 2f1
माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू गुणा, ये हमारा बहुलक का फॉर्मूला है। तो देखो इसी के साथ में अब हमारा एक आता है माध्यक या माध्य का, क्या आता है, मैं ऐसे लिख देता हूँ ये, एक काम कर रहा हूँ इसे ऊपर कर देता हूँ। हमारा आता है माध्यक या माध्य का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहला फॉर्मूला होता है इसका m बराबर n प्लस का 1/2 का पद, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज क्या है, जहाँ n विषम, जहाँ पे n क्या है, विषम संख्या। अब दूसरा आता है m बराबर n/2 का पद प्लस n/2 + 1 का पद। ये क्या है, जहाँ n बराबर है, हाँ, अगर n सम आ रहा है तो ये फॉर्मूला, n विषम आ रहा है तो वो फॉर्मूला। और तीसरा फॉर्मूला होता है इसका m बराबर l प्लस n/2 माइनस c अपॉन, क्या आ गया, f, और गुणा में आ गया h, ठीक है। तो ये हमारे किसके हो गए, सांख्यिकी चैप्टर के हो गए। अगला है हमारा प्रायिकता। क्या है, प्रायिकता, तो लिखते हैं इसे प्रायिकता। देखो प्रायिकता में क्या है, प्रायिकता के हमारे सिर्फ दो फॉर्मूले हैं जिसकी वजह से हम आराम से पूरा का पूरा निकाल सकते हैं। देखो प्रायिकता का पहला फॉर्मूला है हमारा, यदि कोई घटना ई हो, ठीक है, अगर ई कोई घटना तो हम लिखेंगे पी ई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम, आ गया बटे कुल परिणाम, ठीक है। क्या कह सकते हो, पी ई बराबर एन ई अपॉन एन एस, ठीक। और हमारा जो पी ई जो होता है वो प्लस पी ई डैश बराबर 1 के बराबर होता है, ठीक है। और एक चीज़ और रह गई, हमारा जो पिछला वाला है इस माध्य वाले में एक चीज़ रह गई है जो तुम्हें नोट करके लिखनी है, ये हमारी ज़्यादा से ज़्यादा पूछी कभी कभी जाती है और इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। तो इसमें क्या है, एक फॉर्मूला है 3 माध्यक, या 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक। तो ये क्वेश्चन हमारा कभी कभी पूछ लिया था एक नंबर के रूप में, ठीक है। तो इसे ज़रा ध्यान रखना, और सारे के सारे पूरी बुक के, ठीक है, यानी कि फुल बुक, यानी कि पूरी बुक के सारे सूत्र आज हमने इसमें पढ़ लिए हैं। आप एक पेपर लेना A4 साइज का, और इन फॉर्मूलों को सबको उस पर लिख लेना, और अपने अपने जहाँ पे भी आपकी पढ़ने की डेस्क हो वहाँ लगा लेना। जिससे आपका क्या फ़ायदा होगा कि आप जो है इन सारे फॉर्मूलों को डेली देखेंगे, जिससे आपके दिमाग से कोई भी फॉर्मूला निकलेगा नहीं, और आप हर क्वेश्चन का आंसर आराम से कर देंगे। क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपके सामने कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसका आंसर 100% करके आएंगे। तो आप इस वीडियो को देख कर कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं, और जैसे भी आपको जिस भी क्लास की जिस भी वीडियो चाहिए वो हमें बताएं, हम आपके लिए उस वीडियो को बनाने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।